वेलकम बैक एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले न्यूज से। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में मिशन वात्सल्य के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक राज्यों को केंद्रीय धन और लाभों तक पहुंचने के लिए मिशन वात्सल्य के आधिकारिक और मूल नाम को बनाए रखने के लिए कहा गया है। बात करते हैं मिशन वात्सल्य के बारे में। तो मिशन वात्सल्य का लक्ष्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना, उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का पता लगाने के लिए अवसर प्रदान करना, हर क्षेत्र में विकास के लिए सहायता प्रदान करना, उनके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इको व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें उनका पूर्ण विकास हो। इस योजना के तहत राज्यों के लिए धनराशि स्वीकृत करने के लिए मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड बनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं कि इस बोर्ड में अन्य सदस्यों में शामिल हैं गृह विभागों के विभाग के सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव, पंचायती राज विभाग के सचिव, ग्रामीण विकास और आवास और शहरी मामलों के विभागों के सचिव, श्रम और युवा मामले और खेल विभाग के सचिव, स्कूल मामलों और साक्षरता विभाग के सचिव, और नीति आयोग के सीईओ। अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। तो ये एक भारत सरकार का मंत्रालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। महिलाओं एवं बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबीन ईरानी। स्मृति जुबीन ईरानी अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है, जिसके मुताबिक विश्व भर में खाते के स्वामित्व में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज 4 वयस्कों में से 3 के पास वित्तीय खाता है। इसके बावजूद 1.4 अरब वयस्कों के पास कोई बैंक खाता नहीं है। देखिए, बात करते हैं ग्लोबल फाइंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल फाइंडेक्स ने कोविड-19 के दौरान 123 अर्थव्यवस्थाओं में 1,25,000 से अधिक वयस्कों का सर्वेक्षण किया, ताकि इस बात को बेहतर ढंग से समझा जा सके कि लोग औपचारिक और अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं एवं डिजिटल भुगतान का उपयोग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है
सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। देखिए, बात करते हैं अब इसके हेडक्वार्टर्स की। तो वो कहाँ लोकेटेड है? इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 को। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है गूगल पर। गूगल के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल से टीयर 2 और टीयर 3 में शहरों में 10,000 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम 9 सप्ताह तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में और विस्तार से बात करें तो गूगल को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से छोटे एवं मझोले शहरों में सक्रिय 10,000 स्टार्टअप को फायदा मिलेगा। इसके जरिए संकलित जानकारी को एक व्यवस्थित पाठाचार्य में समाहित करने की कोशिश की जाएगी ताकि स्टार्टअप को चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाया जा सके। देखिए, तो बात करते हैं कि भारत में मौजूदा कितने स्टार्टअप्स हैं। तो भारत में इस वक्त करीब 70,000 के पास, कितने, करीब 70,000 के पास स्टार्टअप मौजूद हैं, और यह दुनिया में स्टार्टअप के लिए तीसरा बड़ा केंद्र है। पिछले कुछ वर्षों में कई स्टार्टअप के सफल कारोबार में तब्दील होने से इसकी तरफ युवा उद्यमियों का रुझान काफी बढ़ा है। अब बात करते हैं हम गूगल की। तो गूगल एक अमेरिकन कंपनी है। गूगल क्या है? एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में अपनी पूंजी लगाई है। गूगल को एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के बिग फाइव में से एक माना जाता है। बिग फाइव में कौन कौन आते हैं? बिग फाइव एक अच्छा टर्म है, तो जान लें कि इसमें कौन कौन आते हैं। गूगल, एप्पल, अमेजॉन, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट। अब जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो कैलिफोर्निया में है। अब गूगल की बात हो ही रही है, तो गूगल की सीईओ कौन है? आप सबको पता होगा, काफी जाने मानी हस्ती हैं वो, सुंदर पिचाई। इनका जन्म मदुरई, तमिलनाडु में तमिल परिवार में लक्ष्मी और रघुनाथ पिचाई के घर 10 जून 1972 को हुआ था। इनकी माता एक स्टीनोग्राफर थी और इनके पिता ब्रिटिश समूह के जीईसी में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अगला टॉपिक है हमारा आईआईएससी बैंगलोर ने आईआईएससी बैंगलोर संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में आर्यभट्ट वन, क्या है नाम, आर्यभट्ट वन नामक एक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है। शोधकर्ताओं की टीम ने अगली पीढ़ी के एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिए एक डिजाइन ढांचा तैयार किया है। बात करेंगे इस चिपसेट की, तो ये चिपसेट तेजी से काम कर सकते हैं या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्रोसेसर की तुलना में कम बिजली का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि इसे डिजाइन किसने किया। इसे डिजाइन किया है प्रतीक कुमार ने।
ये IISc में PhD के एक छात्र हैं। अब देखिए बात करते हैं हम आर्यभट्ट वन के बारे में। तो आर्यभट्ट वन का अर्थ क्या है? रिकॉन्फ़िगरेबल टेक्नोलॉजी एंड IS scalable hardware for AI tasks। इसका फुल फॉर्म है एनालॉग रिकॉन्फ़िगरेबल टेक्नोलॉजी एंड बायस स्केलेबल हार्डवेयर फॉर एआई टास्क। ऐसे चिपसेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एप्लीकेशन जैसे एलेक्सा सहित ऑब्जेक्ट या स्पीच रिकग्निशन एप्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव को वन संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जनता में उत्साह पैदा करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में माना जाता है। यह महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन वर्तमान पीढ़ियों के जीवन को बनाए रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित रखने में पेड़ों के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हरियाली महोत्सव वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जनमानस के उत्साह उत्पन्न करने का एक प्रभावी साधन बन सकता है। देखिए आगे बात करें तो इस आयोजन को चिन्हित करने के लिए पूरे भारत में वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जाएंगे। वृक्षारोपण अभियान में भारत भर में 75 पुलिस स्टेशन, 75 नगर वन, दिल्ली NCR में 75 स्कूल और भारत भर में 75 वृक्षारोपण स्थल भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के सम्मान में शामिल होंगे। देखिए अभी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे हम ओपेक कहते हैं, तो ओपेक के महासचिव मोहम्मद सानुकी बरकिंडे, देखिए आगे बात करते हैं हम मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का, जो ओपेक के महासचिव थे, उनका निधन हो गया है। ओपेक को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को हम ओपेक कहते हैं। उन्होंने वर्ष 2016 में ओपेक महासचिव का पद ग्रहण किया था। उनका कार्यालय जुलाई में समाप्त होने वाला था। देखिए बात करते हैं हम ओपेक के बारे में, तो ओपेक का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 13 मेंबर कंट्रीज हैं। देखिए हुआ क्या था कि 2018 में कतर ओपेक से अलग हो गया था, जिसके बाद कुल 13 मेंबर्स ही ओपेक के मेंबर्स में आते हैं। और वे कौन कौन से हैं? वो हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, अल्जीरिया, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला, गेबन, गिनी और कॉन्गो। ये सारे के सारे ओपेक के मेंबर्स हैं। देखिए अब बात करते हैं ओपेक के बारे में, तो इसे स्थापित कब किया गया था? इसे सबसे पहले स्थापित किया गया 14 सितंबर 1960 को। 14 सितंबर 1960 को बगदाद में पहले 5 सदस्यों द्वारा इसे स्थापित किया गया था। वो फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे इसके? तो वो थे ईरान, इराक,
कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। ये सारे के सारे कौन थे? ये सारे थे आपके फाउंडिंग मेंबर्स ओपेक के। 1965 से ही इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो वियना में है, वियना, ऑस्ट्रिया। एक बात नोट कर लें, भले ही इसका हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली अगले वर्ष 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट, फूड वॉक के लिए 200 कंसर्ट होंगे और उत्पादों पर भारी छूट भी दी जाएगी। देखिए, बात करें इसके बारे में तो ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। त्योहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की जाएगी और त्योहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। अध्यात्म, गेमिंग, वेलनेस और टेक्नोलॉजी पर प्रदर्शनियां होंगी। सभी प्रमुख बाजारों और मॉल को सजाया जाएगा। तो होगा ये कि यह लोगों को खरीदारी का एक अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। आज का हमारा आखिरी न्यूज है। जर्मनी में हाल ही में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। नई रिपोर्ट में जंगली प्रजातियों के विविध उपयोगों और उनसे जुड़ी प्रथाओं का विवरण शामिल है। इन प्रथाओं में शामिल हैं लॉगिंग, मछली पकड़ना, अवलोकन करना और स्थलीय पशु उपभोग इत्यादि। इस रिपोर्ट में जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग का आकलन, माप और प्रबंधन करने के लिए उपकरणों और विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें बेहतर तरीके से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नीति विकल्पों की प्रभावशीलता के बारे में भी विचार किया गया है। ऐसी नीतियों में व्यापार और प्रोत्साहन शासन शामिल है। रिपोर्ट के लेखकों के अनुसार भारत दुनिया भर में वन्य जीव संरक्षण पर सबसे सख्त कानूनों में से एक का पालन करता है। भारत में किसी भी वन्य जीव की हत्या एक गैर जमानती अपराध है, लेकिन उनका कहना है कि भारत को नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि कड़े नियम कुछ हद तक ही अच्छे होते हैं, लेकिन कमजोर समुदायों को जोखिम में डालते हैं। संवेदनशील समुदायों में आदिवासी या वन संसाधनों पर निर्भर लोग शामिल हैं। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।